हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगीर क्लासेस। और आज जो है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की आज हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस चैप्टर which are worth explaining. So if I talk about all these things, students, then first of all I should tell you that what will be the learning objectives of the entire chapter, कि क्या क्या इसके जो है learning objectives होंगे। यहाँ पर concept of opportunity cost, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे और माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी 3 या 4 मार्क्स का आता है। अदरवाइज आपका मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस जो है यहाँ पर आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इवन बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, सैक्रिफाइस। जो हमने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कर दिया उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। काफी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। इससे पहले कि मैं यहाँ पर गिवन एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं। हस्बैंड जो है, हस्बैंड H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वाइफ को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हस्बैंड को जो है बेसिकली सॉकर खेलना बहुत पसंद है और सॉकर का मैच जो है वो होने वाला है। जबकि वाइफ को जो है, वाइफ मूवीज में इंटरेस्टेड है तो उसको मूवीज देखनी है। अब हुआ क्या कि टाइमिंग का क्लैश हो गया दोनों का, कि एक सेम टाइम पे सॉकर का मैच भी आ रहा है और मूवी भी आ रही है। तो अगर हस्बैंड की माने, अगर हस्बैंड जो है सॉकर का मैच देखता है तो वाइफ के लिए जो उसने सैक्रिफाइस कर दिया सॉकर के, क्योंकि दोनों के दोनों देखेंगे, टीवी एक ही है, अलग अलग नहीं देख सकते। तो अगर हस्बैंड जो है सॉकर का मैच देखना चाहता है तो वाइफ के लिए जो है जो मूवी होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और अगर वाइफ जो है टीवी पे मूवी लगा देती है तो हस्बैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सॉकर का मैच होगा। इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आप जो है एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, और जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक लाइव क्लास ले रहा हूं और उसी दिन जो है कोई लेटेस्ट मूवी आ रही है या मैच आ रहा है, तो अगर आप मेरी क्लास लेते हैं तो जो मैच छूट गया और या मूवी छूट गई, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया है। और अगर आप जो है मूवी या फिर मैच देखते हैं तो मेरी क्लास जो आपने छोड़ दी है, जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, जो आपने फॉरगो कर दिया है, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पर्सन वर्किंग एज सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ ₹25,000 की सैलरी मिल रही है उसे। ही गॉट एन ऑफर। यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। उसको 2 ऑफर आते हैं, एक वीडियोकॉन से आता है जिसमें उसको 20,000 सैलरी मिलेगी, और एक विजय सेल्स से आता है जिसमें उसको 22,000 सैलरी मिलेगी। अब यहां पर यह मत भूलिए कि वो 25,000 पे ऑलरेडी काम कर रहा है और यहां पर 2 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं, एक वीडियोकॉन और एक विजय सेल्स। अब वीडियोकॉन उसको 20,000 की सैलरी दे रहा है, विजय सेल्स 22,000 की। तो यहां पर वो बेसिकली तो कोई वो स्विच करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 25,000 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। 25,000 रुपए मिल रहे हैं, ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, 25,000 रुपए मिल रहे हैं जो दोनों सैलरी से ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, इन दोनों ऑप्शंस में से बेस्ट कौन है, 20 या 22? सो हमारे पास 22 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो 22 को उसने छोड़ दिया, किसके लिए? 25,000 सैलरी के लिए। तो यहां पर जो 22,000 रुपीज होगी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जो उसने छोड़ दी, जो उसने सेक्रीफाइस कर दी। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं कि लेट्स से एक पर्सन है, कुछ भी नाम ले लीजिए उनका, XYZ, कुछ भी नाम ले लीजिए, ये नाम है उनका। उनको बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं जो पियोन है। एक A स्कूल से मिलता है, एक B स्कूल से मिलता है और एक C स्कूल से मिलता है। उनको A स्कूल 20,000 की सैलरी देती है, उनको स्कूल B 25,000 की सैलरी देता है और स्कूल C 30,000 की सैलरी देता है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों स्कूल्स जो हैं बेसिकली वो अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, 20, 25 एंड 30। अब इन दोनों में बेसिकली जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर 2 बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, एक B स्कूल और एक C स्कूल। यहां पर A का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं
तो हम दो बेस्ट निकाल लेते हैं और ये हमारे पास जो है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये दो ऑप्शंस हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस में जो है, जो XYZ पर्सन है वो किसको यूज करेगा या किसको सिलेक्ट करेगा, तो यहां पर सी को वो सिलेक्ट करेगा एंड दिस बी, यहां पर जो बी है उसको सेक्रीफाइस कर देगा, देन दिस विल बी ओसी। ओसी मतलब ये उसकी जो है बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। So let's talk about the next slide. So we are having the next topic, that is positive economics and normative economics. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पड़े रहने दो। पड़े रहने दो मतलब कि जो सिचुएशन चल रही है उसको चलने दो। Whereas if we talk about normative economics, then normative economics is N for normative and N for नहीं, ऐसे नहीं, it should be changed। तो P फॉर पड़े रहने दो एंड N फॉर नहीं, ऐसे नहीं। सो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया है मैंने इस चीज को समझने के लिए। सो इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, फैक्ट्स ऑफ लाइफ को स्टडी करती है, डील्स विथ थिंग्स दे आर, जैसे हैं वैसी चीजों पे वैसे ही उनको स्टडी करती है, उनके बारे में डिस्कस करती है। It deals with what are the economic problems and how they are actually solved, कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो ये एक फैक्ट है, पड़े रहने दो, इंडिया के ओवर पॉपुलेटेड कंट्री कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं आप। लेकिन जब आप यहां पर सॉल्यूशन देंगे इट विल बिकम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इंडिया द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल हैपन इन इंडिया इफ द रेट ऑफ birth will keep on increasing in such a manner, so that would be a normative economic। so India should not be a, should जैसी वर्ड जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है व्हाट इज, क्या है, क्या था या क्या होगा, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इट अवॉइड्स वैल्यू जजमेंट, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दी जाते यहां पर कि क्या होना चाहिए। तो दीज स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू और फॉल्स एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल डेटा। अब इन सारी सिचुएशंस को कंपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इंडिया में 21.9% ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, 21.9%। तो ये एक फैक्ट है। व्हाट इज, व्हाट वाज, इस तरीके की स्टेटमेंट आती है। इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, व्हाट इज। सो इन 1947 और before 1947 85% population of India was involved in agriculture। so these are the facts जो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली किसके अंडर आएंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंडर। देन इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो शुड जैसे वर्ड जो है यहां पर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर शुड बी सॉल्व्ड, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मेटिव यानी कि ये जजमेंट, वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है, ये उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब वो सॉल्यूशन जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री मैंने आपको बताया, तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो शुड जैसे वर्ड्स जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या व्हाट शुड हैपन और व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या हुआ था, क्या है, क्या होना चाहिए और क्या होगा। बेसिकली एक तरीके से सही सिचुएशन प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ये। सो इट गिव्स डिसीजंस रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट देता है। और जबकि मैंने जैसे डिस्कस किया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको वैल्यू जजमेंट नहीं देता। डिफरेंस की बात करें दोनों की, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग आपको मैंने बताया, जैसे कि ये बताता है व्हाट इज, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद दैट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। अब अगर बात करें वेरिफिकेशन की, आप वेरीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे मैंने बताया इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 21.9%, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी डेटा से। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो ये वेरीफाई नहीं की जा सकती। सो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ये आप सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। 20,000 पीपल डाइड इन अप्रैल बिकॉज ऑफ कैंसर, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जबकि पीपल शुड नॉट कंज्यूम टोबैको, दैट विल बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप उसके जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि व्हाट शुड हैपन। सजेस्टिव इन नेचर की बात करें
तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये सजेस्टिव नहीं होता, ये कोई सजेस्ट नहीं करता हमें। जैसे टोबैको का मैंने एग्जांपल दिया, कैंसर का एग्जांपल मैंने दिया, सो वहां पर कैंसर 20,000 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर, तो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जो सजेस्ट नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन पीपल शुड नॉट कंज्यूम टोबैको, सो दैट इज सजेस्टिव। सो इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। आप बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो पर्सनल एक ओपिनियन यहां पर जो है वो सामने निकल के आता है। वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, सो इट डजंट गिव वैल्यू जजमेंट, इससे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दी जाती। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वैल्यू जजमेंट दी जाती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मत करो। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये इन्फ्लेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, महंगाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं दैट प्राइस शुड बी कंट्रोल्ड, यहां पर शुड जैसे वर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस जो है पता लगा होगा। और एक चीज और बता दो स्टूडेंट, जैसा कि मैं बिगिनिंग में भी बता चुका हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए सो दैट आप जो है अच्छे मार्क्स ले पाएं और आपके अच्छे मार्क्स बेसिकली आ पाएं। नाउ विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर क्या होता है इकोनॉमिक्स का। तो इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट मैटर तो हमारे पास दो चीजें निकल के सामने आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं दोनों में आई और ए को, माइक्रो और मैक्रो में मैंने रेड से इंडिकेट किया है, जहां पर माइक्रो में आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और मैक्रो में ए का मतलब होता है एग्रीगेटिव या एग्रीगेट यानी कि टोटल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों चीजें होती हैं, इसका पता लगेगा आपको कि इंडिविजुअल और एग्रीगेट का क्या मतलब होता है। लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो जो वर्ड है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल, छोटा, यानी कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल चीजों की यहां पर स्टडी की जाती है, क्या होती है दैट्स लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स to make up the economic system. So basically microeconomics is that branch of economics, वो branch है which studies the economic problems and economic issues related to individual unit, जो individual economic unit से relate करते हैं। For example individual demand, individual supply, तो ये सारी चीजें जो हैं microeconomics से relate करती हैं, यानी कि small, micro यानी small, फाइन। सो इसके बाद बात करें तो हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बेसिकली, तो मैक्रो जो टर्म है ये ग्रीक का एक वर्ड था मैक्रोज, उससे ली गई है और इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रोज यानी लार्ज, एग्रीगेट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल क्या हुआ, इकोनॉमी एज अ होल हमारा जो है वो एग्रीगेट होगा। सो हम डिफाइन कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, दैट macroeconomics is that branch of economics, macroeconomics is that branch of economics in which economic problems and economic issues are discussed by considering the entire economy as a whole। पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट कंसिडर करके और फिर हम इन दोनों की स्टडी करते हैं, इन दोनों को समझा जाता है। Then we are having the next point here, and that is what is the difference between microeconomics and macroeconomics. So students, if we talk about meaning, I have already told you that it is part of economic theory which studies the behavior of individual units. जबकि हम बात करें macroeconomics की तो ये aggregate of the economy as a whole उनकी स्टडी करता है। टूल्स की हम बात पहले ही कर चुके हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब सारी इकोनॉमी में कितने लोग जो है डिमांड कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जबकि इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिर्फ एक की डिमांड। सो दैट इज द डिफरेंस हियर। इफ यू टॉक अबाउट बेसिक ऑब्जेक्टिव, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिसाइड करना, एक तो कमोडिटी का कि किसी कमोडिटी का कितना प्राइस होना चाहिए, एंड टू डिसाइड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका प्राइस कितना होना चाहिए। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल की या इनकम लेवल, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिक अजम्पशन क्या होती है, हम मान के चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे के सारे मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, यानी कि माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं और मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम, माइक्रो का अदर नेम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर प्राइस डिटरमाइन किया जाता है किसी कमोडिटी का या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ऑन द अदर साइड, whereas when we talk about macro economics में बेसिकली इसको जो है अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है।
स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आपके पास है यहां पर इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप बात करना चाहें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहां पर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इनकम डिटर्मिनेशन, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, काफी कुछ समझा होगा। अगर कहीं पे भी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें शेयर करना चाहते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पे तो आप हमें मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से ही एफबी और इंस्टा पर हमारा अकाउंट है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जो भी डाउट्स हैं आप दिल खोल के पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन keep studying, keep learning and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you all of you.